बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुधांशु और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ आई लव सुंडा सीरीज में। साथियों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा कामगार है क्योंकि इसमें हम सारी सुंडा की सारी जानकारियां तथ्यवाद तरीके से आपके सामने लाने वाले हैं। इसी क्रम में आज ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। साथियों, आई लव सुंडा की टेस्ट सीरीज आने वाली है और वही टेस्ट सीरीज जिसमें आपने जो पढ़ा है उसी को आप क्या करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं। एक्चुअली में ये रिकॉल टेस्ट सीरीज है। क्या है? रिकॉल करने वाली है। सारे के सारे टेस्ट आपके सुंडा से रहने वाले हैं। साथियों, हमारे ऐप को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ऐप पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आई लव सुंडा सीरीज को सिलेक्ट कर लेना है। सुंडा सीरीज को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और 29 रुपए का पेमेंट मारना है और सारे के सारे वीडियो के हिसाब से आपको क्या मिलने वाले हैं, प्रश्नोत्तरी मिलने वाली है और प्रश्न दीजिए और अपने आप को एक्सप्लोर करिए। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको मात्र हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तब भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर आपने सुंडा का वाचन भी कर लिया ना तो क्या होने वाला है, आपके साथ भला ही भला होने वाला है। एग्जाम कोई भी हो, सुंडा तो आएगी। ठीक है ना? अच्छा, बढ़ते हैं। आज हमारा जो है ये क्या है, सारे के सारे जितने भी नेशनल ब्यूरो हैं, जितने भी हमारे और भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में जितनी सुंडा में स्टडी कराई गई है उतनी हम करने वाले हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी एग्रोनॉमी लेके आएंगे साथियों, सारी की सारी चीजें एक एक करके सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। फिर इसी क्रम में नेशनल ब्यूरो पहले आता है। नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस साथियों कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। साथियों, प्लांट वाला जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना? और वही अगर एनिमल का पूछे तो साथियों वो करनाल हरियाणा में है। आपको पता है हरियाणा में गाय बहुत अच्छी होती हैं, इससे याद रखेंगे कि एनिमल वाला कहां है, हरियाणा में है। साथियों, NBSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग साथियों नागपुर में है। साथियों, इसको याद करने का तरीका ना बहुत अच्छा है, ऐसे याद करते हैं ना। सॉइल जो सर्वे है यानी कि जब आदमी ना ज्यादा जोश में आने के बाद में नागिन डांस करता है ना, उससे तो नागपुर हो गया, तो पूरा लैंड का यूज कर लेता है, आसपास की पूरी जमीन का यूज करके ना चक्करियां काटता है। इससे याद करेंगे क्या, नागपुर। ठीक है ना? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग पूरा सॉइल का सर्वे भी कर लेता है, धूल चाट लेता है, इसके बाद लैंड की प्लानिंग भी कर लेता है। साथियों, अगला है नेशनल ब्यूरो क्या है इसके बाद में, फिश जेनेटिक रिसोर्सेस का। साथियों, फिश के हमको सारे के सारे बहुत अच्छे से याद करना है कि फिशरीज टेक्नोलॉजी कोची में थी, अगर फिश जेनेटिक रिसोर्सेस है तो लखनऊ में है, अगर पूछे बैरकपुर में कौन सा है तो इनलैंड फिशरीज है, अगर पूछे कोल्ड वाटर फिशरीज कहां है तो भीमताल नैनीताल में है। इसके बाद अगर आपसे और भी कोई फिशरीज का जो भी आएंगे, फिशरीज टेक्नोलॉजी कहां है, हम एक एक करके सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या करना है, याद कर लेना है, दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि क्या है, सुंडा है तो सब कुछ है, एग्जाम कोई भी हो नाम एक ही चलेगा, क्या, सुंडा। ठीक है ना? साथियों, इसके बाद नियाम का नाम याद रखेंगे। नियाम जयपुर कहां पे, नहीं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट जो है क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साथियों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है मऊनाथ भंजन में है, जो उत्तर प्रदेश में है। साथियों, इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साथियों, इसके बाद फिर आता है NBAH जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर, क्या है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है इसमें। साथियों, इंपोर्टेंट इंसेक्ट वाला जो है वो कहां पे, बैंगलोर में है। साथियों, याद रखना ये बैंगलोर है और ये क्या है, मऊनाथ भंजन। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो क्या है, विश्व स्तर पे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आया क्या, राइस वाला, वही राइस फिलीपींस मनीला वाला, उसमें क्या है, राइस के बारे में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला 1960। साथियों, याद है भारत का कटक उड़ीसा वाला 1946, जब हमारा DTPPQ वो जो हमारा डायरेक्टरेट बना था, उसी के साथ में क्या बन गया था, ये भी बन गया था, कौन सा,
इंडियन वाला कटक उड़ीसा में। इसके बाद सुमिट, सिमिट का नाम तो याद रखेंगे, कहां पे? मैक्सिको। मैक्सिकन व्हीट भी हमारे यहां आया है ना, तो मैक्सिको से भी हम याद रखेंगे क्या? सिमिट, मैक्सिको। और किसके लिए? व्हीट पे और मेज पे। साथियों ये याद रखने वाली बात है कि मेज भी है और क्या है? व्हीट भी है, दोनों के इंप्रूवमेंट के लिए काम करेगा। कब आया? 1966 में। साथियों अकार्डा की बात करो, अकार्डा जैसे ही आएगा सीरिया नाम याद आना चाहिए। साथियों सीरिया वही एलेप्पो सीरिया जो कहां है, जहां पे ज्यादा बम बारूद चलते हैं ना, वही सीरिया है ये। वहां क्या है? अकार्डा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया। साथियों यहां पे गोला बारूद बहुत ज्यादा होता है। यहां की जो सर्वे आता है जो हैप्पीनेस का, यहां सीरिया में बहुत नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ हाथ में बालू, हाथ हाथ में क्या? गोला बारूद। क्यों? क्योंकि है कहां? वहां है तो ड्राई लैंड एरिया ना, जो सूखा रहेगा तो क्या है? आपको उठाना पड़ेगा एक ही चीज, क्या? बंदूक। अच्छा इसके बाद आते हैं क्रीसेट। क्रीसेट हैदराबाद। साथियों इसको तो याद इसलिए करना है क्योंकि भारत में इंटरनेशनल संस्थान केवल एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काहे के लिए काम कर रहा है ये याद रखेंगे। सेमी एरिक ट्रॉपिक्स पे जो हैदराबाद में, कहां पे? हैदराबाद इंडिया में। और बनता कब है? 1972। साथियों इसका सन बहुत याद रखने वाली बात है क्योंकि यह बहुत पूछा जाता है। इसके बाद आता है ILRAD इंटरनेशनल लेबोरेटरी रिसर्च ऑन द एनिमल डिजीज। साथियों एनिमल डिजीज के लिए जो आया वो नैरोबी केन्या में आया। साथियों एनिमल जो होता है वो क्या है? डिजीज के बारे में कहां की गई? नैरोबी केन्या में की गई। ठीक है। इसके बाद आता है ICGEB इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए, कहां पे है? इटली में है। और इसकी एक जो है ब्रांच न्यू दिल्ली में भी है। इसकी जो फ्रेंचाइजी है कहां है? न्यू दिल्ली में। इसलिए साथियों इसको भी हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे बिल्कुल से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। IBPGR इसके बारे में तो भूल नहीं सकते, क्या? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। कहां पे है? रोम इटली। साथियों हमारे भारत वाला कहां है? न्यू दिल्ली में। अच्छा याद है ना प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। और जो वर्ल्ड का है वो कहां है? रोम इटली में। 1974 में बनके तैयार हो जाता है IIMI इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट। साथियों इरिगेशन का मतलब क्या? पानी वाला। और पानी वाला काम कौन करेगा? श्रीलंका। क्योंकि भारत ने तो बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं ना श्रीलंका के साथ। राम भगवान ने बनाए हैं ना, पुल बनाया था उनके साथ। कहां? समुद्र पे। तो समुद्र से याद रखेंगे पानी के मामले में श्रीलंका आगे जाएगा। ऐसे ही जब भी बात आएगी क्या? पहाड़ों वाली, तो पहाड़ों में कौन आएगा? अपना नेपाल, काठमांडू नेपाल। यहां पहाड़ों के लिए रिसर्च जो इंटरनेशनल है वो यहीं पे है। साथियों श्रीलंका आता है काहे के लिए? इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद आ जाए क्या? एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। जो एशियन है वो कहां पे है? ताइवान। वही ताइवान जहां का हम क्या चला रहे हैं? सैमसंग मोबाइल। साथियों वो भी कहां का है? ताइवान का ही तो है ना। याद रखेंगे इस तरीके से है। इसके बाद आ जाइए क्या? IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या? ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ट्रॉपिकल का मतलब वही ट्रॉपिकल, अगर हमने कभी वर्ल्ड मैप देखा हो और आप एक बात जानते हो कि क्या ट्रॉपिकल वाला एरिया यही वाला होता है ना। इसका टेम्परेट वाला कौन सा होता है? ये वाला होता है। और सब ट्रॉपिकल कौन सा होता है? ये होता है सब ट्रॉपिकल। ये होता है ट्रॉपिकल। और ये क्या होता है? टेम्परेट होता है। अच्छा ये ठंडा इलाका है और ये कैसा है? अफ्रीकन इलाका। इसी को तो बोलते हैं क्या? ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का कहां होगा? साथियों ऐसे ही समझ जाएंगे क्या? हमारा क्या होगा? नाइजीरिया होगा। साथियों क्या होगा? नाइजीरिया होने वाला है। साथियों इसके बाद आते हैं किस पे? CIAT पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ये भी ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का कहां है? कोलंबिया में है। ठीक है ना। साथियों दोनों चीजें हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ये है इंस्टीट्यूट और ये क्या है? सेंटर। ऐसे याद करेंगे जिसमें C है ना उसमें C है। देखो सेंटर वाले में कोलंबिया है और इंस्टीट्यूट जो है उसको नाइजीरिया याद कर लेंगे। साथियों रिलेट करके याद करोगे आप कभी नहीं भूलोगे। और रिलेट करना बिल्कुल रखेंगे हम लोग। ठीक है ना। इसके बाद आगे आते हैं अदर इंस्टीट्यूशन। अदर इंस्टीट्यूशन में अगर बात करो नार्म तो भूल ही नहीं सकते। वही नेशनल एकेडमी जिसके बारे में मैंने बताया था क्या? इसकी स्पेलिंग से हेरफेर करके पूछ लेता है प्रश्न। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं FRI, वही जहां पे फोटोजेनिक बहुत अच्छी बिल्डिंग है। किसको बोलते हैं? FRI देहरादून में। कहां पे? देहरादून उत्तराखंड में। NCERT यही हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। साथियों यही NCERT जो हमारा CBSE बोर्ड में चलती है ना, उनका भी एक
बहुत अच्छा क्या है उनका इंस्टीट्यूट है। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। साथियों जो भी ऐसी चीज लगे जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर उसके सेंटर कहां है? दिल्ली में ही है। जैसे स्टैटिक्स का भी कहां था? वहीं है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां है? न्यू दिल्ली में ही है। एनआरसी बात करो, एनआरसी किसकी? डब्ल्यूएस यानी कि वीड साइंस की। वीड साइंस कहां पे है? जबलपुर में है। साथियों इसका नाम ही क्या है? जबल, यानी कि बहुत ज्यादा जबर होगा ना, ये ज्यादा जबर है इसीलिए तो क्या है? बीड बन गया। और बीड क्या होता? अनुवांशिक पदार्थ, जिसको कोई चाहिए, जिसे जो क्या है कोई चाहता नहीं है, वही तो हो गया क्या? वीड। जिसको सब निकालना चाहते हैं वही क्या है? वीड। तो कहां पे है? जबलपुर में। याद रखेंगे कहां? जबर से, ज्यादा जबर है इसीलिए क्या है? वो जबलपुर है। अच्छा फिर आ जाए एनआरसी डब्ल्यूटी, यानी कि क्या हो जाएगा? जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द वाटर टेक्नोलॉजी। वाटर की बात करो सर, भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर उड़ीसा। साथियों यहां पे पानी को लेके जो है हमारा यहीं पे है। और फ्रेश वाटर टेक्नोलॉजी भी पूछेगा तब भी हमको कहां जाना पड़ेगा? उड़ीसा में ही जाना पड़ेगा। एनआरसी अगर बात करो WAR यानी कि वीमेन इन एग्रीकल्चर, अच्छी होती हैं कहां की? वीमेन, भुवनेश्वर उड़ीसा की। साथियों ये भी याद रखेंगे, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। और जैसे क्या करती हैं, पापा की परी भी उड़ लेती हैं, उसी से याद कर लेंगे हम लोग क्या? उड़ीसा। भुवनेश्वर में क्या है? वुमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। PWDMR यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट का है का? वाटर मैनेजमेंट का। कहां पे है? ये भी हम लोग याद कर लेंगे। आगे चलते हैं साथियों। PDRR यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। साथियों हैदराबाद में। ये कहां है? हैदराबाद। साथियों ये याद रखेंगे, वो हमारा आई जो था वो कौन सा था? रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई रिसर्च का मेन इंस्टीट्यूट जो था वो कटक उड़ीसा में था। और ये क्या था? ये डायरेक्टरेट है। और डायरेक्टरेट को याद करेंगे कहां? हैदराबाद में है। PDMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट का है का? मेज का। मेज का कहां? पूसा वाली जो बिल्डिंग है ना हमारी, उसी के अंदर न्यू दिल्ली में बना है। और PDWR जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट का है का? व्हीट का है, जो गेहूं का, वो कहां पे है? करनाल हरियाणा में है। साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दो बातें आएंगी, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट पूछेगा साथियों तो क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। अगर यही पूछ ले सेंटर इंस्टीट्यूट अगर पूछ ले तो कहां हो जाएगा? वो हमारा सिक्किम वाला हो जाएगा। दोनों बातों में याद रखेंगे, इनको रिलेट कर लेंगे। ऑर्गेनिक का जो क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहां पे? गाजियाबाद में है। साथियों इसके बाद आते हैं नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM वाला कहां पे है? वो भी न्यू दिल्ली में है। इसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। साथियों यहीं पे ही WTO का भी है, WMO का भी यहीं है। ये सारे के सारे कहां? एक ही जगह पे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं WDFR यानी डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर वाला भी कहां है? न्यू दिल्ली में, क्योंकि फूल जैसी बातें कहां होंगी? न्यू दिल्ली में होंगे। ये है हमारी दीपा। दीपा मतलब DIPA डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक इन एग्रीकल्चर। ये कहां पे है? ये भी कहां रहती है? एग्रीकल्चर वाली ये भी रहती है न्यू दिल्ली में। NBB नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहां पे है? बोर्ड पूछे तो लगा देना न्यू दिल्ली में है। अगर हमारा अथॉरिटी पूछ ले तो साथियों चेन्नई। दोनों में अलग अलग याद रखेंगे। अथॉरिटी कहां पे है? चेन्नई में है। लेकिन अगर बोर्ड की बात करें तो कहां है? न्यू दिल्ली में। साथियों एक एक करके क्या रिलेट कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और मजा लेने के लिए तो खड़े हैं, आप हमारी लीजिए और हम आपकी मजा लेते हैं। रिलेट करते जाएंगे, सुंडा को छाप लेंगे इसी चक्कर में, और आपको क्या मजा भी मिल जाएगी और सुंडा छप भी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, शेयर वेयर करने का काम ना आप रोज करते रहिएगा। हमको रोज रोज कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप प्रयास करिए ना, इसको कहने से आप पहले से ही कर दीजिए ना, क्या ही मतलब है ना। अच्छा जो NASM है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम कहां है? ये भी ICR न्यू दिल्ली में ही है। ये कब बना? 2004 में बना। जब बात करो एग्रीकल्चर रिसर्च फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। साथियों ये भी 2004 में बना। DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड की बात करो साथियों, हमें मालूम है ना रैपसीड मस्टर्ड को पानी कम चाहिए तो भरतपुर राजस्थान इसमें आगे आएगा। हमको एक बात तुक्का लगाने से पहले हमने बताया था कि तुक्का लगाएं भी तो किस तरीके से लगाएं, है ना। इस तरीकों को याद रखेंगे साथियों। भरतपुर में राजस्थान में ये है। पहले NRC ये थी क्या? NRC थी किसकी? रैपसीड एंड मस्टर्ड की। अब पेड़ा की बात कर लो
साथियों ये अपेडा का ना फुल फॉर्म ही हमको याद कर लेना है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत पूछ लेता है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथियों ये है पूरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये याद कर लेंगे। कहां पे? न्यू दिल्ली में है। साथियों इसका फुल फॉर्म जो है वही पूछ लिया जाता है हर बार, तो हमको एक बार क्या है इसको दिमाग में बिठा लेना है। ये वही नाफेड है जो चना आना देता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, इसके बारे में भी हम निकल चुके हैं। 1958 में इसकी स्थापना होती है। नाबार्ड के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, ये वही नाबार्ड है जो 12 जुलाई 1982 को बना और एग्रीकल्चर में फाइनेंस करेगा। गाट की बात हम पहले ही कर चुके, जो हमारे क्या थे, विश्व युद्ध खत्म होता है द्वितीय, इसके बाद में एक टेबल पे बैठ के समस्त राष्ट्र आपस में एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं आप हमको कुछ फ्री दे दीजिए और हम आपको कुछ टैरिफ में फ्री दे देते हैं। इससे क्या है, व्यापार को बढ़ाया जाए और भारत में दोबारा यानी विश्व में दोबारा क्या है, शांति को स्थापित कर लिया जाए। उसी को क्या बोलते हैं, गाट बोलते हैं, GATT। इसी में स्विजनेसिस से टर्म आता है, उसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको उरुग्वे कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसके बाद यही गाट जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाती है, वही ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बनती है और समस्त राष्ट्र इसमें क्या है, हस्ताक्षर कर लेते हैं और ट्रेड के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, CACP की बात भी हम कर चुके थे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। जो MSP मिलती है ना साथियों, इसके लिए रिकमेंड कौन करता है, CACP करता है, अप्रूव्ड नहीं करता है। साथियों याद रखेंगे, ठीक है ना, वो हमारी कमेटी होती, कौन सी, जो हमारी इकोनॉमिक की कमेटी होती है वो करती है भारत सरकार की इसको अप्रूव, लेकिन कमीशन जो हमारा ये है ये क्या करता है, मात्र रिकमेंड करता है कि इतना होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आता था नियाम, इसी को भी हम बार बार बोल रहे थे। नियाम जयपुर में है, नियाम कहां पे है, जयपुर में है। अच्छा कहां पे, राजस्थान में है, 1988 में बन गया था। अच्छा LAMPS, जिसको लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और CFQ CTI सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पे, फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है, ये हैदराबाद में है। और DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन जो है वो कहां पे है साथियों, फरीदाबाद में है। इसको बहुत याद कर लेंगे साथियों, ये पूछा बहुत जाता है। इसके बाद आगे आते हैं, कुछ अवार्ड हैं। पता है एग्रीकल्चर में अवार्ड ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? ये क्यों दिए जाते हैं साथियों? सिर्फ एक काम के लिए, क्योंकि क्या इसको प्रमोट किया जा सके, लोग इसके बीच, लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, लोग इसे प्रमोट करें, इसलिए ये क्या है, अवार्ड को दिए जाते हैं। साथियों सबसे पहला अवार्ड है हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड। साथियों ये काहे के लिए है, जब कोई अपनी पब्लिक करता है, क्या पब्लिश करता है, रिसर्च, काहे पे, क्रॉप साइंस पे। साथियों जैसे क्रॉप साइंस पे आप अच्छे से पब्लिक रिसर्च करेंगे, पब्लिश करेंगे रिसर्च को, तो क्या आपका ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का आपके प्रति, या क्रॉप की जो टेक्निक आपने दी है या कोई वैरायटी दी है, इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे क्या क्रॉप साइंस को पब्लिश करने पर, ठीक है ना, हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड को। इसके बाद पंजाब राव देशमुख, साथियों ये वीमेन इन एग्रीकल्चर मिलता है। वीमेन जो हमारी हैं वो एग्रीकल्चर में जो लिप्त हैं साइंटिस्ट, उनको ये अवार्ड मिलता है। साथियों इसमें अवार्ड में वीमेन लगा भी है, लेकिन हमको याद रखना है पंजाब राव देशमुख, वही देशमुख, हमको इससे जो है याद कर लेना है, क्या है के लिए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वीमेन के लिए। जवाहरलाल नेहरू जो अवार्ड है साथियों, वो वेस्ट वर्क किसमें, PhD थीसिस में जो लोग करते हैं। अगर आपने किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वहां पे एक जो है ऐसी थीसिस होती है जिसको ये अवार्ड मिलता है ना, उसका नाम अनाउंस होता है, उसके साथ में बोला जाता है क्या, कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड किनको जाता है, ये नाम दिया जाता है। एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस हैं उनकी फील्ड में ये दिया जाता है। जगजीवन राम, साथियों जगजीवन राम किसानों को देने वाला अवार्ड है, ये भी किसको, टू इनोवेटिव फार्मर, वही इनोवेटिव जो एकदम से कोई चीज आए एकदम से ले लेंगे, मतलब कि कोई टेक्निक आए या कोई यंत्र आए या कोई विधि है, उसको तुरंत क्या करेंगे, अपने आप में अपना लेंगे, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। साथियों ये अवार्ड में पहले ही लिखा है किसान अवार्ड, लेकिन फिर भी हमको याद रखना है जगजीवन राम। साथियों अगर गांव में हम लोग रहते हैं, हम लोग तो गांव में ही रहते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, हमारे यहाँ नाम भी ऐसा ही होते हैं। अब हम लोगों के नाम थोड़े से ज्यादा अच्छे हो गए, लेकिन ऐसे जो पुराने लोग हैं ना, उनके नाम भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। जगजीवन राम, राम लाल, श्याम लाल, प्यारे लाल, है ना,
तो राम लगा के, किसान लगा के, शिवा लगा के, यही सब नाम बनते थे ना। इस तरीके से नाम से भी याद रख सकते हैं क्या, जगजीवन राम किसान अवार्ड, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं किसमें, चौधरी चरण सिंह अवार्ड। चौधरी चरण सिंह अवार्ड जो है ये एक्सीलेंस जर्नलिज्म में मिलता है। जर्नलिज्म वही जो रिपोर्टिंग अच्छी करते हैं, किसमें, एग्रीकल्चर साइंस और इसके डेवलपमेंट में, उनको मिलता है क्या, चौधरी चरण सिंह अवार्ड। साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा फेमस हैं, इसलिए उनके नाम लिए जाते हैं। एक कुरुक्षेत्र है साथियों, ये मैगजीन आती है, उसमें क्या है, ये इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेक्निक आती है तुरंत उसको क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। और वो मैगजीन इतनी ज्यादा फेमस है, अगर कोई यूपीएससी देने वाला बंदा है ना तो तुरंत इस मैगजीन को क्या करता है, अच्छे से स्टडी करता है। तो वही कुरुक्षेत्र मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली से ये निकाली जाती है। साथियों मिनिस्ट्री से निकाली जाती है, लोग इसको क्या समझते हैं कि एग्रीकल्चर की है, इसको आईसीआर ने निकाला होगा, आईसीएआर ने निकाला होगा, और क्या कर देते हैं, उत्तर को गलत कर लेते हैं। इसलिए हमको याद कर लेना है इसको, ठीक है ना। जो करंट साइंस की मैगजीन है वो निकालता कौन है, करंट साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एकेडमी इन साइंस, ये कौन है, बैंगलोर की है, ये हमारी निकालती है किसको, हमारे जो करंट साइंस है इसकी मैगजीन को। लेकिन साइंस रिपोर्टर जो बहुत कॉमन मैगजीन है उसको सीएसआईआर, वही हमारी जो इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग सीएसआईआर नेट बोलते हैं ना, वही वाली इंस्टीट्यूट निकालता है किसको, साइंस रिपोर्टर को। इसमें विज्ञान की और प्रकृति की सारी बातें जो भी हैं, नई प्रगति हो रही है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथियों ये भी कहां है, न्यू दिल्ली में है, इसको हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कौन कौन है जिन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा नाम हो गया जिनको भारत जो है आज भी भूल नहीं पा रहा है। भारत में ऐसे बहुत लोग हुए जिन्होंने अपनी रिसर्च से, अपनी खोज से क्या किया, भारत की खेती को एक नया आयाम दे दिया। वही हैं क्या, उनके नाम को आज हम जानने वाले हैं। इसके बाद उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, उन्हें क्या क्या अवार्ड मिले हुए हैं, इन सब के हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। साथियों क्या करना है, सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन का नाम जान लेते हैं। ये वही एमएस स्वामीनाथन है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कहे जाते हैं, बाप कहे जाते हैं। इसके बाद ये व्हीट ब्रीडर थे, कहे के गेहूं के ब्रीडर रहे हैं। इसके बाद फादर ऑफ क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ये एक्स मेंबर कहे के रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के भी रहे हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज, जो विश्व का सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज था ना, वो भी इन्हीं को ही मिला है। कौन सा सन में, 1987 में एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है। साथियों सबसे पहला नाम अपने करने वाले कौन थे, एमएस स्वामीनाथन थे। इनको भारत में भी बहुत सारे अवार्ड मिले। इनको क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 3 से 7 जनवरी 2001 को IIRI न्यू दिल्ली में नेशनल कांग्रेस जो चल रही थी, उसमें साइंस कांग्रेस में इनको अवार्ड दिया जाता है मिलेनियम प्राइज का। साथियों मिलेनियम प्राइज का मतलब होता है दशक का सबसे अच्छा अवार्ड किनको जाता है, हमारे स्वामीनाथन साहब को मिलता है, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए जो काम किया वो वास्तविक काबिले तारीफ था, ठीक है ना, इसलिए इनको यह अवार्ड मिलता है। इसके बाद एक बात और, ये एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं किसके, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर इन इंडिया, जो 2004 में बनी थी, जिसने एमएसपी को क्या किया था, रिकमेंड किया था। साथियों उसके बारे में ये भी, उसके ये कौन रहे हैं, मेंबर रहे हैं। इनकी एक किताब है, किस नाम से लिखी गई है, व्हीट रिवॉल्यूशन, गेहूं की क्रांति पे इन्होंने एक किताब लिखी है। साथियों इसके बाद एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो भी टर्म किन्होंने दिया है, इन्होंने ही दिया है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग को कैसे भूल सकते हैं। अगर भारत की स्थिति को सुधारने वाले ये थे, तो विश्व की स्थिति को सुधारने वाले एक पैथोलॉजिस्ट, जिन्होंने क्या की, अपनी रिसर्च से सबको क्या किया, चौंका दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन कहां पे, वर्ल्ड में यही होते हैं। ही वॉज द अमेरिकन साइंटिस्ट। पूछा जाए कौन थे ये, तो ये तो थे, कौन थे, पैथोलॉजिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1970 के दशक में, और 1972 में ही क्या है, नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड भारत में भी चालू कर दिया जाता है। इनके नाम पे अवार्ड भारत में दिया जाने लगा। देखिए साथियों कितना अच्छा और कितना गौरव का समय होगा जब ऐसा हुआ होगा। इसके बाद वर्गीस कुरियन का नाम तो भूल नहीं सकते। दूध में जो क्रांति आई, मिल्क में जो रिवोल्यूशन आया, मिल्क रिवोल्यूशन यानी व्हाइट रिवोल्यूशन, उसमें जो वर्गीस कुरियन का नाम है ना, बहुत आगे है, क्योंकि क्रॉस ब्रीड कराने का काम बहुत ज्यादा इनकी जिम्मेदारी रही। इन्होंने दूध के क्षेत्र में नदियां बहाने का काम
काम जो था वो इन्हीं ने ही किया, इसीलिए इनका नाम तो हम याद रखेंगे। फादर ऑफ ग्रीन व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है इंडिया में? हमारे स्वामी नाथन वर्गीस कुरियन जी हैं। साथियों अभी उनका नाम भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनके काम ही इतने अच्छे थे ना, उनको हम भूल ही नहीं सकते। अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन हो गए? मैं वर्गीस कुरियन हो गए। ये भी एक्स चेयरमैन रहे हैं किसके? एनडीडीबी के। साथियों इस समय कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। देखिए इस समय जो है ना वो हमारे कौन है? मनीष साहा जी हैं। कौन है? मनीष साहा जी। साथियों एक प्रश्न आया अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम में, हमको याद नहीं कौन सा एग्जाम था, लेकिन पूछ लिया क्या कि एनडीडीबी के इस समय चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है। प्रश्न तो बहुत सरल, लेकिन क्या हम करंट अफेयर से थोड़ा सा इधर उधर बहक गए और प्रश्नों का क्या हो गया? हेल खेल हो गया। तो याद रखेंगे हम क्या है? मनीष साहा जी हैं। अच्छा, ब्रेन बिहाइंड किसके? ऑपरेशन फ्लड, यानी दूध बहाने का काम जो किया ना साथियों वो उन्हीं ने किया। कौन थे? हमारे वर्गीस कुरियन। 1970 से 1996 तक 3 फेज में हमारा क्या चलता है? हमारा चलता है ग्रीन कौन सा है? व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है ना। इनको एक बहुत अच्छा अवार्ड मिलता है, उसका नाम कौन सा है? मैग्सेसे अवार्ड 1963 में दिया जाता है। साथियों इनको बर्ड फूड प्राइज 1989 में इनको भी मिलता है, 87 में उनको, 89 में इनको। साथियों रिलेट कर लेंगे, याद रहेगा। इसके बाद यस के विशाल सर को नहीं भूलेंगे। यस के विशाल सर जो थे ये मेज ब्रीडर थे। साथियों क्वालिटी मेज की बहुत बड़ी बात आई, क्योंकि मेज को खाने वाले में प्रोटीन की क्या हो जाती थी? कमी हो जाती थी। इसके बाद उनको ऐसे रोग हो जाते थे जो प्रोटीन की कमी से, जैसे क्वाशिरखोर हो गया, ऐसे रोग हो जाते थे। इन्होंने मक्के में ही क्या कर दी? नाम दे दिया क्यूपीएम, मतलब कि क्वालिटी प्रोटीन मेज। वो खुद ही इन्होंने क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस करा दी, जिसमें ट्रिप्टोफैन लाइसिन की जो मात्रा थी वो जो नॉर्मल थी उनसे ज्यादा पाई गई। ऐसी मक्का को इंट्रोड्यूस कराया। ये कौन थे? मेज ब्रीडर थे। साथियों वर्क कहां कर रहे थे? सिमिट मैक्सिको में। इनको भी अवार्ड मिला कब? 2000 में बर्ड फूड प्राइज के अवार्ड से इनको नवाजा गया। साथ ही क्यूपीएम टर्म जो है ये क्यों है? क्वालिटी प्रोटीन मेज के लिए जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, केएल चड्ढा साहब पोमोलॉजिस्ट। साथियों ये अभी हैं, ठीक है ना। ग्रीन जो हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके क्षेत्र में आया? हॉर्टिकल्चर के लिए आया, फलों के लिए आया। साथियों ये पोमोलॉजिस्ट थे, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले ये क्या हुआ? सीएसए के हमारे जो कन्वोकेशन था उसके ये बहुत मतलब अतिथि तरह है। अतिथि आने के बाद इनका व्यवहार इतना अच्छा था। साथियों ये सबसे मिले, एक एक छात्रों से मिले, उनसे बात की, उनके बारे में सारी हाल खबर ली। कोई भी जाए मिल ले। देखिए साथियों क्या होता है जब कोई आदमी के अच्छे पद पे पहुंच जाता है, जिनका नाम इतना ज्यादा हो और उनकी विचारधारा इतनी अच्छी हो, जिनको फादर बोलते हैं, देखिए उनसे मिलने गए, एक बार भी ये नहीं कि कौन है आप, क्या है, आइए बैठिए, ऐसे हंस के मिल रहे थे जैसा ये वर्षों से हमको जानते हो। क्योंकि उनको पता है ना कि भविष्य हमारा कौन है? यही एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जो क्या करने वाले हैं? आगे अच्छी रिसर्च करेंगे, अच्छे काम करेंगे और ये हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इस तरीके से मिल रहे थे। उनके मिलने का तरीका साथियों ना देख ले कोई तो वास्तविक में भावुक हो जाए, इस तरीके के काम उन्होंने किए हैं। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। आरएस परोड़ा जी का नाम जो है किसमें जोड़ा जाता है? फॉरेस्ट ब्रीडर में जोड़ा जाता है। ये आईसीआर के जो रहे हैं, कौन रहे हैं? एक्स डीजी रहे हैं। साथियों अमृता पटेल, जो अब याद नहीं रखना है, अमृता पटेल 2013 तक रही हैं, 2013-14 तक रही हैं। इसके बाद चेयरपर्सन इस समय कौन है? अमित साहा जी हैं, याद कर लेंगे। मनीष साहा जी, मनीष साहा जी इस समय कौन है? इसके चेयरपर्सन हैं। साथियों संजय राजा राम, इनका गेहूं के रिवोल्यूशन में भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इन्होंने गेहूं की बहुत सारी वैरायटी क्या की है? पब्लिश की हैं। इनको चाइनीज फ्रेंडशिप अवार्ड के नाम से भी एक अवार्ड मिला है। कब? 2001 में। ठीक है ना साथियों। जीएस खुश का नाम, ये राइस ब्रीडर थे, इनको बोल्ट प्राइज मिला। साथियों इनका कंट्रीब्यूशन भी हमारी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा रहा, ये राइस ब्रीडर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों जैसे ही बात आती है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की, एक दिमाग में विचारधारा आती है। साथियों क्या होता होगा जेनेटिक मॉडिफाइड? क्यों आती हैं ये? क्या आवश्यकता पड़ गई? साथियों कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसी क्रॉप का निर्माण कर लेते हैं जो बहुत सारे हर्बिसाइड को लेकर रेजिस्टेंस हैं, बहुत सारे इंसेक्ट को लेकर रेजिस्टेंस पैदा की, जिनकी पैदावार मेनली इस चक्कर में कम हो गई क्योंकि उनमें क्या इंसेक्ट का अटैक ज्यादा हो रहा था। इसलिए हमें ऐसी क्रॉप को लाना पड़ा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, अंदर से उनके जीन को ही मॉडिफाइड कर दिया। साथियों उसके प्रोडक्शन को बढ़ा लिया और क्या किया?
उनको हमने पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया। लेकिन साथियों एक बात है, कुछ हमने क्रॉप को तो ले आए, लेकिन हमारे यहां ऐसा लाना अलाउड नहीं है। क्योंकि क्या है, आप जीन के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, तो इसका परिणाम भी घातक हो सकता है। इसलिए क्या करें, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आप कोई भी चीज बनाएंगे तो क्या है, अप्रूव कराने हमारे पास आएंगे और हम देख के बताएंगे कि ये क्या है, लॉन्च करने लायक चीज है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मानव जाति के लिए कोई खतरा पैदा कर दे, आगे जाकर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दे जो आने वाला भविष्य है वो क्या हो, डगमगा जाए, खतरे में आ जाए। इसलिए साथियों एक कमेटी भी बना दी गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने से पहले उनका ट्रायल लगाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे इकोलॉजी को, हमारे इन्वायरमेंट को इससे कोई हानि हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं किसानों को ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए ज्यादा पैसा प्राप्त कराना इसका सबसे पहला लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, हमारे प्रकृति को बचाना साथियों। क्योंकि अगर प्रकृति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि जीवन तभी चलेगा जब हमारी प्रकृति अच्छी रहेगी। इसलिए जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हैं, इनमें नाम से ही पता चलता है कि इनके जीन में छेड़छाड़ की गई है, इनके डीएनए में छेड़छाड़ की गई है, इसके बाद उसको लॉन्च कर दिया गया। इसीलिए साथियों आगे पढ़ते हैं। पहले बता दें, विश्व में जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारी चीजें बनने लग गई, लेकिन भारत ने उसे क्या अप्रूव नहीं किया। भारत ने कहा ना जी ना, हमको नहीं चाहिए। 1987 में सबसे पहली जो बनी वो तंबाकू थी। क्या थी? तंबाकू थी। आज विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो सोयाबीन है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है क्या कर रही है, ग्रो करी जा रही है। इसके बाद तंबाकू के बाद काटन बनाने की होड़ आई। काटन इसलिए क्योंकि काटन में एक कीड़ा लगता है जिसको काटन वॉलवर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काटन वॉलवर्म। साथियों ये कीड़ा ना काटन को ही खा जाता है, उसके बॉल को ही खा जाता है, इसलिए इसको वॉलवर्म बोलते हैं। इसके रोकथाम के लिए क्या किया गया? बहुत सारे काम किए गए, लेकिन कोई उपचार काम नहीं आया। लेकिन क्या किया? जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया। तो ये क्या हुआ, जैसे ही खाता था इसके पेट में जाता था और पेट में जाने के बाद में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ही खराब कर देता था और कीड़ा क्या होता था, अपने आप नहीं आने लगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। इस चक्कर में क्या हुआ, इसको अप्रूव करा लिया। विश्व में तो ये ग्रो होने लगी 1995 के बाद से, लेकिन भारत इसके लिए क्या मनाही करता रहा कि हम इसको अपनाएंगे नहीं। लेकिन समय आया, फिर भारत को भी झुकना पड़ा। कहने लगे कि चलो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अपना लेंगे। सन 2002 का समय जब भारत ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को अपने यहां परमिट कर दिया। साथियों ऐसा होता है कि पहले चीजें सोची समझी जाती हैं, इसके बाद ही उस पर क्या किया जाता है, लिया जाता है कोई एक्शन। इसके लिए दो वैरायटी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, दोनों जीन के बारे में हम पहले बताएंगे आपको, एक एक करके सुनते जाइएगा। कह रहे हैं द क्रॉप विच वन आर में इट्स ट्रेड अल्टर्ड, यानी कि उनके अल्टर कर देंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगी। साथियों बैसिलस थुरिनजेनेसिस का नाम हम लोग सब जानते हैं, बीटी बैंगन का नाम सुना ही है। सारी की सारी जो चीजें हमने आपको बताई हैं वह लिखित रूप में है। साथियों एक बार आप पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, नॉर्थ इंडिया में एक बनती है बाल गार्ड वम और वॉल गार्ड। इसके बाद में बनती है जो, वो बनती है किससे, क्राई फर्स्ट एसी जीन को अल्टर करके। इसके बाद आती है बाल गार्ड 2 जो बनती है किससे, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई फर्स्ट ए भी, दोनों जीन के मॉडिफिकेशन से बन जाती है। साथियों इसके बाद हम आपको एक बात और बता दें कि बीटी कॉटन की वैरायटी जो डेवलप की गई माइको के द्वारा वो MECH12 और MECH 162, साथियों इसको भूलेंगे नहीं, और MFCH 184 जो साउथ स्टेट के लिए थी। इनकी वैरायटियों को एक बार क्या है हम धीरज से याद कर लेंगे, क्योंकि क्या है पूछा तो प्रश्न कहीं से भी जा सकता है ना। देखो हमने बताया बर्ड में 1996 में आ गई थी। इसके बाद माइको ने कोलैबोरेट किया किसके साथ, मोनसेंटो के साथ में, और हमारी वैरायटी निकाल दी वॉलगार्ड बन। यही सारी की सारी जानकारी जो हमने आपको बताई वही की सारी यहां पे लिखी हुई है। अगर आप पूछे कि सबसे पहली पोजीशन कौन से रखता है कंट्री, तो यूएसए है जो सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक क्रॉप में आगे है। साथियों तो भारत का स्थान क्या रहता होगा, भारत चौथे स्थान पे है जो ट्रांसजेनिक क्रॉप को यूज कर रहा है। और याद रखेंगे जो क्या है, सोयाबीन है विश्व में 60% जो कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसके बाद आती है क्या, मक्का, फिर आती है कॉटन, फिर आती है क्या, कनोला। कनोला मतलब वही जो क्या है, तिलहन है।
मोस्टली जेनेटिक मॉडिफाइड यूज्ड फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। साथियों ये हम सब चीजें आपको बता चुके हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात कर लें साथियों, क्या हुआ कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट मस्टर्ड होती है ये, ठीक है ना। डेवलप किसने की? प्रो एग्रो सीड कंपनी ने की। इसमें दो नाम जो टेरी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट लेके आई, टेरी उन्नत और टेरी उत्तम, इन दोनों के नाम हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारी गोल्डन राइस की बात आती है। गोल्डन राइस का नाम आए, ये भी कैसी है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसमें बीटा कैरोटीन जो है वो क्या है? ज्यादा है। और बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर होता है, मतलब कि अग्रगामी होता है, उसको बनाने के काम करता है। किसको? विटामिन ए को। जो क्या करता है? विटामिन ए, आपको पता ही होगा, जिसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है। साथियों सुपर राइस, सुपर शब्द का मतलब लगाना कि नॉर्मल जितनी प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा प्रोडक्शन लेने की बात कर रहे हैं साथियों, उसको सुपर राइस कहते हैं। अगर 20-25% ज्यादा हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? उसको सुपर राइस बोलेंगे। साथियों जीएस खुश का नाम इससे जोड़ा जाता है, किससे? सुपर राइस से। अच्छा, इन्होंने क्या किया? उसका प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो रहा था। अगर हाइब्रिड राइस की बात करो साथियों, सबसे पहले चाइना का नाम आता है। चाइना ने हाइब्रिड राइस पहले ग्रो कराई। इसको बोलते हैं, इनका नाम आता है यानलॉन्ग पिंग। ये पिंग कर गए और क्या कर गए? हाइब्रिड राइस को ग्रो करा गए। कब? 1974 में हाइब्रिड राइस ग्रो कराने से इनका प्रोडक्शन बहुत आगे चला गया। साथियों भारत जो है वो दूसरा कंट्री है विश्व में जिसने चाइना के बाद में क्या किया? इसको ग्रो कराया। किसको? हाइब्रिड राइस को। इसकी वैरायटी MGR1, पहले इसको CORH1 के नाम से जानते थे, जो किसने बनाई थी? 10AU कोयम्बटूर ने बनाई थी। PRH1 और PRH6 भी हम लोग याद रखेंगे, जो IARI ने बनाई हुई है। हाइब्रिड मस्टर्ड की बात कर लो साथियों, DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेसिड एंड मस्टर्ड, जो कहां पे? भरतपुर राजस्थान में है, उसने बनाई। NRC HB 506 वैरायटी को हम क्या करेंगे? भूल नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहली हाइब्रिड है जो आई थी। अच्छा, इसके साथियों सुपर व्हीट की बात करें, वही व्हीट जो एक्सपेक्टेड है 25% ज्यादा देने के लिए, हालांकि अब तक तो आ चुका होगा, इसमें 2005 पुराना डाटा दिया हुआ है, लेकिन अब तक क्या है? ऐसे व्हीट बहुत सारे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो क्या है? गेहूं की प्रोडक्शन को 20 से 25% बढ़ा चुके हैं। साथियों आगे आते हैं, क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया? तो विलियम एस गॉड थे साथियों। इन्होंने 1968 में यह टर्म कॉइन किया कि क्या है ये ग्रीन रिवोल्यूशन, इसके बारे में बताया साथियों। इसके बाद आते हैं क्या? एवरग्रीन रिवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन जी का नाम नहीं भूल सकते हैं। इन्होंने MS स्वामीनाथन जी ने एवरग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बताया कैसे करना है, क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, ऐसे बात करी। अच्छा, इसके बाद वर्टिकल रिवोल्यूशन की बात करो, मतलब कि कम जमीन में कम लागत में ज्यादा खेती ज्यादा एरिया का उपयोग कैसे करना है, इसको वर्टिकल रिवोल्यूशन बोलते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट टाइम यूजिंग द इंटेंसिव क्रॉपिंग, साथियों इसको ही क्या बोलते हैं? वर्टिकल रिवोल्यूशन बोलते हैं। साथियों आज का वीडियो यहीं तक। क्या करेंगे आप? लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम कर देंगे, और क्या करेंगे? बड़ों को सम्मान करेंगे और छोटों को अपना प्यार देंगे। इसी के साथ राधे राधे, नमस्कार।